तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान अर्जन में। जैसा कि दोस्तों पता है आपको कि हम यहाँ पे रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं और उसकी पॉलिटी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पॉलिटी का एक एक चैप्टर हम लगातार कंप्लीट कर रहे हैं और मैंने आपसे वादा किया है कि लॉकडाउन से लेके लगभग अगस्त तक मैं आपको आपका एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस पूरा करवा दूँगी। तो आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे समानता का अधिकार पढ़ लिया था। अब हम स्वतंत्रता का मूल अधिकार आज डिस्कस करेंगे। समानता का अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जो अनुच्छेद 19 का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें दोस्तों उसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F और 19G, है ना। ऐसे करके इसे कई भागों में बांटा गया है और इसमें हमें अलग अलग तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं कि 19 में हमें क्या स्वतंत्रता दी गई है। देखो, सबसे पहले 19A में दी गई है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों जितने मैं अनुच्छेद पढ़ा रही हूँ, एक एक अनुच्छेद आपको याद करने पड़ेंगे और ये कोई रटने जैसी बात नहीं है। अगर आप वीक में एक बार भी इनका रिवाइज करोगे, पॉलिटिक में बहुत ज़्यादा नोट्स भी नहीं दे रही हूँ आपको, जितने नोट्स दे रही हूँ एक बार रिवाइज करोगे और मेरी वीडियो को 2-2, 3-3 बार आप सुन लोगे तो आपके मोस्टली सारी चीज़ें याद अपने आप ही हो जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं 19A में कहा गया है, चाहे आप इसे 19A बोल दो अथवा 19A बोल दो। दोस्तों जहाँ भी कोई नया भाग जोड़ा जाता है वहाँ क्या कर दिया जाता है, जैसे 19A कर दिया, है ना, 16-3 कर दिया, 16-4 कर दिया, 15-3 कर दिया, है ना, या फिर 15, इसे 15C बोल सकते हो, इसे 16D बोल सकते हो। जैसे जहाँ भी अंग्रेजी के अक्षर आते हैं वहाँ समझ जाया करो कि ये कोई ना कोई अनुच्छेद का भाग है। तो 19A में क्या कहा गया है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है तथा भाषण की स्वतंत्रता है तथा अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। तथापि अभिव्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के आत्मसम्मान, राष्ट्र की सुरक्षा व सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों, हम सभी को संविधान यह अधिकार देता है कि हम अपने विचार रखें, हमें अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की और भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे विचार, हमारे भाषणों से, हमारी अभिव्यक्ति से किसी और के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचे। ये नहीं है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है तो हम सड़क पे खड़े होकर किसी को गालियाँ निकालने लग जाए। नहीं दोस्तों, हम ऐसा नहीं कर सकते जिससे किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे अथवा राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान को नुकसान पहुँचे। आपने बहुतों बार देखा होगा दोस्तों कि कई जो राजनेता होते हैं वो देश के खिलाफ बयान दे देते हैं। जैसे आपने वहाँ JNU यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं कि कई बार वो लोग मार्क्सवादी बातें करते हैं और अपने ही देश के विरुद्ध नारे लगाने लगते हैं। तो उन्हें क्या कर लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वह इसी अधिनियम के तहत किया जाता है कि 19A हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन उस अभिव्यक्ति से हम किसी दूसरे के विचारों को ठेस नहीं पहुँचा सकते और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा नहीं उत्पन्न कर सकते। ठीक है, जो प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, वह भी अनुच्छेद 1 यानी A के तहत ही आती है। और फ़ोन टैपिंग के विरोध का अधिकार भी इसी में आता है कि हमारा फ़ोन हर कोई टैप नहीं कर सकता। ऐसे तो जैसे फ़ोन कंपनियां होती हैं वो ईजिली हमारा फ़ोन टैप कर सकती हैं, लेकिन 19A हमें यह अधिकार देता है कि हम अपने फ़ोन टैपिंग अगर हमारा कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, और प्रेस और मीडिया, जो मीडिया की स्वतंत्रता है, मीडिया को कोई भी खबर दिखाने की स्वतंत्रता होती है, वह भी 19A के अंतर्गत ही आती है। और अपने अपने घरों में हम झंडा फहरा सकते हैं, वह स्वतंत्रता भी 19A में ही आती है। ये नोट बना के मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है दोस्तों कि प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता हज़ारों बार पूछी गई है एग्जाम्स में कि ये कौन से अनुच्छेद में आती है। तो ये कौन से में आती है, 19A में आती है या 19A में आती है। तो 19A है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर 19B है सम्मेलन की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन यह सम्मेलन शांतिपूर्ण और निरायुध होना चाहिए। अब 19B क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है, लेकिन वो सम्मेलन क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण और निरायुध होना चाहिए। कि सम्मेलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस सम्मेलन को बुला के हम संविधान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं या फिर अपने ही देश के खिलाफ कोई मतलब षड्यंत्र रच रहे हैं। वो एक शांतिपूर्ण सम्मेलन होना चाहिए और निरायुध होना चाहिए, जिसमें युद्ध जैसी कोई बातें ना हो।
ठीक है। ये हो गई 19B मतलब संघ बनाने के सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब सम्मेलन मतलब कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता हो गई। अब 19(1)C क्या है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देखो दोस्तों, पहले हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई, फिर हमें सम्मेलन मतलब कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता मिल गई। अब तीसरी स्वतंत्रता है हमें संघ या संगठन बनाने की, मतलब हम कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, किसी भी दल का निर्माण कर सकते हैं। नागरिक विभिन्न प्रकार के संघ अथवा संगठन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह संगठन देशद्रोही गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो। हम किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं मिलकर, लेकिन वह सम्मेलन ऐसा कोई काम नहीं करे कि जिससे देश को खतरा उत्पन्न हो। इसीलिए तो जैसे कई आतंकवादी संगठनों को मतलब वो गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी संगठन होते हैं, देश को खतरा पहुंचा रहे हैं, इसलिए ऐसा संगठन हम नहीं बना सकते, ठीक है। अब 19D में है विचरण की स्वतंत्रता। विचरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रत्येक नागरिक को भारत राज्य क्षेत्र में विचरण करने का अधिकार है, तथापि ऐसे क्षेत्रों में विचरण के प्रति प्रतिबंध होगा जहाँ पे प्राण और जीवन को संकट हो, राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो, सघन जनजातीय रूप में चिन्हित क्षेत्र। देखो, विचरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि हम हमारे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर जहां सरकार प्रतिबंध रखती है वहां पे हम नहीं जा सकते। वो कौन से स्थान है? जहां व्यक्ति के जीवन को खतरा हो, ठीक है, और जहां राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो। जैसे हमारी बॉर्डर हो गई है ना, तो जो मेन बॉर्डर है, कुछ बॉर्डर तो ऐसे होती हैं जो पर्यटन स्थल के रूप में खुली हुई होती है, लेकिन कुछ बॉर्डर ऐसे होते हैं जहाँ पे नॉर्मल लोगों का जाना मना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, दूसरे देश वालों से, तो वहाँ पे जाना मना होता है। अगर वहाँ पे जाओ तो ये गलत है, ठीक है, वहाँ पे विचरण की स्वतंत्रता हमें नहीं है। और जो जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ पे भी जाना दोस्तों अलाउ नहीं होता, और अगर जाना हो तो हम गवर्नमेंट के परमिशन लेके ही जा सकते हैं, क्योंकि जनजातियों की अपना जीवन होता है दोस्तों। अगर उनके जीवन में हम जाकर दखल अंदाजी करते हैं तो वो उनकी स्वतंत्रता का हनन हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होता है, ठीक है। तो अगर हम जनजातियों में जाकर उनकी फ़ोटो खींचते हैं या फिर उनके रहन सहन पर नज़र रखते हैं तो उन्हें उनकी निजी ज़िंदगी इससे खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए इस क्षेत्रों में विचरण की स्वतंत्रता हमें नहीं होती है। तो 19D में हो गया विचरण की स्वतंत्रता। अब 19E में है दोस्तों निवास की स्वतंत्रता। निवास मतलब कहीं भी घर बनाने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या कहा गया है, नागरिक संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकता है, लेकिन अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के कारण गैर जम्मू कश्मीरी व्यक्ति वहाँ पे अपना स्थायी निवास स्थान नहीं बना सकते हैं। दोस्तों, अब ये 370 की धारा हटा दी गई है, तो अब ये बात बिल्कुल अमान्य हो गई है। ये पहले ऐसा था कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहाँ के निवासी ही घर बना सकते हैं और वहीं ज़मीन खरीद सकते हैं, लेकिन जैसा आप सबको पता है कि अब अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात हम जम्मू कश्मीर में जाकर ज़मीन भी खरीद सकते हैं, घर भी बना सकते हैं और वहाँ पे रह भी सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आप मत लिखना, मत याद करना, इसे इस तरह से ज़रूर याद कर सकते हो कि अब 370 धारा हटने के बाद में जम्मू कश्मीर भी देश के सामान्य क्षेत्रों के जैसा ही क्षेत्र हो गया है, ठीक है। सघन जनजातीय क्षेत्र में और LOC के पास चिन्हित क्षेत्र में, मतलब बॉर्डर एरिया में। वही बात है दोस्तों, जैसे विचरण की स्वतंत्रता में था वैसा ही सेम निवास की स्वतंत्रता में है कि हम भारत में कहीं भी अपना निवास बना सकते हैं, केवल कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर, जो जैसे सघन जनजातीय क्षेत्र हो गए, बॉर्डर एरिया हो गया, उनको छोड़ के हम कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। ई के बाद में आएगा F, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति का अर्जन करने का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार रखा गया था, और यहाँ 19(1) मतलब 19F में भी संपत्ति का अधिकार रखा गया था। 19F के संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो अब 19(1)F नाम का कोई अधिकार यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब 19(1)G है ना, इसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक नागरिक को अपना योग्यता और रुचि के अनुसार वृत्ति और व्यवसाय चुनने का अधिकार होगा, लेकिन मादक पदार्थों, हथियारों की तस्करी, मानव व्यापार, कर प्रवंचना आदि द्वारा व्यापार का निषेध किया गया। देखो
19(1) हमें क्या करता है, व्यापार की स्वतंत्रता देता है कि जिस व्यक्ति की जिस भी विषय में रुचि हो वो उस तरह का व्यापार कर सकता है, अपनी आजीविका चला सकता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम ड्रग्स का व्यापार कर लें, है ना, या फिर हम हथियारों की तस्करी करने लग जाएं, हम गन बेचने लग जाएं बिना लाइसेंस के, है ना, या फिर हम कोई भी जैसे दारू या शराब की दुकानें खोल लें बिना लाइसेंस के। इन चीज़ों का अधिकार हमें नहीं है। इन चीज़ों के अधिकार के लिए हमें पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में ही ये मिल सकेगा। तो दोस्तों 19 स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से लेकर 22 तक है। तो अनुच्छेद 19(1) के इतने भाग किए गए हैं। देखो सबसे पहले तो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, 19(1) में। 19(1) में क्या कहा गया है, सम्मेलन। देखो दोस्तों आप इस तरह से याद कर सकते हो। सबसे पहले तो हम विचार अभिव्यक्त करेंगे। जैसे कोई भी पर्टिकुलर आदमी है वो सबसे पहले अपना विचार देगा, ठीक है, विचार देगा तो उस विचार को सुनने के लिए कौन आएगा, सम्मेलन बुलाएगा, कुछ लोगों को बुलाएगा वो, है ना। ये क्या हो गया, कुछ लोग आ गए। अब उन लोगों को उसका विचार पसंद आया तो उन्होंने एक संघ बना लिया। तो 19(1) क्या हो गया, संघ की स्वतंत्रता हो गई, ठीक है। अब संघ की स्वतंत्रता हो गई। अब देखो कोई व्यक्ति आया, उसने विचार दिया, सबसे पहले विचार दिया, फिर विचार दिया तो फिर उसने सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन के लोगों को पसंद आया तो एक संघ बना लिया, है ना। अब वो एक संगठन बन गया, है ना, संघ बन गया। अब संघ क्या करेगा, उसे फैलाएगा, फैलाने के लिए ज़रूरत होगी विचरण की। तो 19(1) क्या हो गया, विचरण की स्वतंत्रता, है ना। अब विचरण की स्वतंत्रता होगी। अब हम विचरण करने लग गए भारत के विभिन्न भागों में। अब कुछ भाग हमें पसंद आ गए, जैसे हम जम्मू कश्मीर में गए और जम्मू कश्मीर राज्य हमें बहुत पसंद आया, तो हम क्या कह रहे हैं, उनमें से कुछ लोग वहाँ पे निवास बना लेंगे, है ना। तो वो क्या हो गई, 19(1) में निवास की स्वतंत्रता। 19(1) में थे दोस्तों संपत्ति की, उसको हटा दिया गया, और 19(G) में है व्यापार की। तो अगर निवास बनाएंगे तो वहाँ रहने के लिए हमें कुछ तो चाहिए होगा, खाने के लिए। तो खाने के लिए हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, आजीविका चुनेंगे। तो 19(1) में क्या हो गया, आजीविका का अधिकार। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। एक बार फिर से देखो, पहली है विचार की स्वतंत्रता, फिर है सम्मेलन की स्वतंत्रता, फिर है संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर है विचरण की स्वतंत्रता, फिर है निवास की स्वतंत्रता, और फिर है व्यापार, वृत्ति और आजीविका चुनने की स्वतंत्रता। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 19। अब है 20, 21 और 22, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, अपराधों की दोष सिद्धि का अधिकार, ठीक है। ये क्या अधिकार होता है दोस्तों, एक बार तो आपको ऐसे कि ऐसे याद रखना है कि अनुच्छेद 20 में 20 क्या है, अपराधों की दोष सिद्धि का अधिकार। के अपराध में दोष सिद्धि के संबंध में, जैसे किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, है ना, और उसका दोष सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसके बाद उसको कोई मौलिक अधिकार ही नहीं बचा, नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी क्राइम कर देता है तो भी उसके पास कुछ मौलिक अधिकार है। वो किस तरह के अधिकार है, वो अनुच्छेद 20 में रखे गए हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। अपराधी कब तक नहीं कहेंगे उसे, जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति ने यूं ही कुछ काम कर दिया लेकिन कानून में उसके लिए लिखा गया है ना। जब तक कोई भी व्यक्ति संविधान में लिखे किसी कानून को उल्लंघित करते हुए नहीं पाया जाएगा तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। अब दूसरा है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। मतलब किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जा सकती है, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। तो इसे क्या कहते हैं, दोहरे दंड से सुरक्षा। और अगर किसी व्यक्ति ने वो जो कानून वाला था कि उपस्थित कानून का विरोध ना किया हो, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे कहेंगे भूतलक्षी दंड विधान का निषेध। जैसे दोस्तों इसमें ये भूतलक्षी दंड विधान का निषेध क्यों बोला गया है, इसका मतलब ये होता है कि देखो किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित किया जाता जब तक कि उसने उपस्थित किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपराध पहले कर देते हैं, उस समय तक कानून गैर कानूनी नहीं था, है ना, लेकिन कुछ समय पश्चात उसे ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। जैसे देखो कि पहले सती प्रथा हमारे देश में अलाउ थी, है ना, अलाउ थी। तो बहुत सारे लोगों ने सती हुई हैं, बहुत सारे घरों में सती हुई है ना।
तो उस समय तक वो अपराध दंडनीय नहीं था, तो उसे अपराध नहीं माना गया था, उसे क्या माना गया, एक धार्मिक रिवाज माना गया। लेकिन जब लॉर्ड डलहौजी ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया, या फिर संविधान आज़ाद होने के पश्चात सती प्रथा गैरकानूनी घोषित हुई, उसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्त्री को सती बनाने के लिए जबरन उकसा रहा है, या फिर कोई स्त्री सती बन रही है ना, तो ये क्या होगा, ये एक अपराध होगा, है ना। अब ये अपराध होगा क्योंकि अब ये कानून बन चुका है कि सती प्रथा गैर कानूनी है। पहले ये गैर कानूनी नहीं थी, तो पहले ये अपराध नहीं था, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज से पहले जितने भी घरों में सती हुई है कोई, तो उन सबको पकड़ पकड़ के हम जेल में डाल देंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इसमें यही कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति वर्तमान में अगर कोई कानून गैर कानूनी है उसके विरुद्ध काम करेगा तभी वह अपराध। आज अगर सती प्रथा के विरुद्ध कानून बन गया, तो इसके बाद में अगर कोई सती बनती है तो वह गैर कानूनी होगा, ना कि पहले वाले। इसे ही कहते हैं कि भूत लक्षित दंड विधान का निषेध, कि किसी ने भूतकाल में कोई भी अपराध कर दिया जिस टाइम वो अपराध नहीं माना जाता था, तो उस समय उसका दंड उसे अब नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये हो गया भूत लक्षित दंड। और अब है दोहरे दंड से सुरक्षा, मतलब एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। फिर है आत्म अभिशंसन का निषेध, मतलब किसी भी व्यक्ति को कभी भी स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात अलग है दोस्तों की पुलिस जेल में खूब पीटती है और वो खुद के खिलाफ ही गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति चाहे तो कोर्ट में जाके ये बोल सकता है कि मुझे तो पुलिस वालों ने पीटा था इसलिए मैंने अपने खिलाफ गवाही दे दी, लेकिन अब मैं वो गवाही वापस लेता हूँ, और उसकी ये गवाही मान्य होती है दोस्तों, क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये सारे दोष से रिलेटेड अधिकार हैं दोस्तों, है ना, अपराध से रिलेटेड अधिकार हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 20 को क्या कहा गया है, अपराधों के दोष सिद्धि का अधिकार। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 कौन सा है, प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हमारा जीवन और हमारा शरीर, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार हमें है। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं जीवन जीने का अधिकार। कौन सा है, 21 का नाम आते ही बस याद आना चाहिए जीवन जीने का अधिकार। 21 अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार, और इसका अन्य नाम है देह की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, तथापि न्यायालय किसी भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभियुक्तों को के प्राणों का हनन कर सकता है। मतलब सभी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, हम किसी भी व्यक्ति को मार नहीं सकते हैं दोस्तों। आप सबको पता है कि किसी भी व्यक्ति का मर्डर करना बहुत बड़ा अपराध होता है। क्यों, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार उसका खुद का होता है। कोई भी व्यक्ति इस काबिल नहीं होता है कि वह किसी दूसरे के प्राणों का या स्वयं के प्राणों का, इवन अगर हम सुसाइड भी करते पकड़े जाते हैं तो वह भी एक अपराध होगा, तभी भी हमें जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्राण और देह की स्वतंत्रता या फिर जीवन जीने का अधिकार। लेकिन अगर कोई न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा इतना बड़ा अपराध कर देता है कि न्यायालय उसे फांसी की सज़ा सुनाता है, तो फिर सरकार मतलब गवर्नमेंट चाहे तो उसके प्राणों का हनन कर सकता है, तब उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर न्यायालय ही उसे बोल दे कि इसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 के दोस्तों 86वां संविधान संशोधन किया था, आप सबको पता है 2002 में। कौन सा संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को सरकार के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और इन्हें शिक्षा दिलवाना माता पिता का अनिवार्य कर्तव्य है। ज़रूरी है कि माता पिता इन्हें शिक्षा दिलाएं। अगर शिक्षा नहीं दिलाते हैं तो माता पिता को जेल में भी डाला जा सकता है। ये है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और इसे किस में जोड़ा गया है दोस्तों, संविधान के कौन से, अगर अब इसे एक्ट बनाया गया है दोस्तों तो ऑब्वियसली इसे संविधान का कोई ना कोई अनुच्छेद में तो जोड़ा ही जाएगा। तो इसे संविधान के 21 क में जोड़ा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछते हैं, क्योंकि अब ये लेटेस्ट संशोधन हुआ था इसलिए पूछते हैं। पूछेंगे ये कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन से संशोधन द्वारा बनाया गया। तो कौन से संशोधन द्वारा बनाया गया,
संविधान संशोधन द्वारा। यह संशोधन कब हुआ? 2002 में। ठीक है, पूछेंगे ये कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो कौन से में रखा गया है? अनुच्छेद 21 क में। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। इसमें क्या कहा गया है? 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा RTE एक्ट 2009 के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू किया जा चुका है। तो देखो 2002 में तो इसे कानून बना दिया गया है ना। फिर सरकार एक और चीज़ लेके आई, राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। इसे क्या किया? 2009 में हमारा शिक्षा का अधिकार आया और 1 अप्रैल 2010 से यह संपूर्ण भारत में लागू किया जा चुका है, जिसमें क्या कहा गया है? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि अनुच्छेद 21 है जीवन जीने का अधिकार और 21 क में जोड़ा गया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब देखो दोस्तों 21 में ही कुछ अन्य अधिकार है जो भी कई बार पूछ लेते हैं कि ये अधिकार कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं। तो एक बार नाम इनका पढ़ लेना, क्योंकि ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से हैं? विदेश जाने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, जीविका का अधिकार, शुद्ध जल और वायु का अधिकार, फोन टैपिंग का अधिकार, हथकड़ी ना लगाने का अधिकार, नींद का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार और जेलों में कैदियों के साथ मानवीय बर्ताव करने का। अब देखो किसी ने कोई अपराध कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ अब मानवीय व्यवहार ही नहीं किया जाएगा, उसको जानवरों की तरह जेल में रखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जेलियों मतलब कैदियों के भी कुछ अधिकार होते हैं जिसे अनुच्छेद 21 में रखा गया है, मतलब कैदियों के साथ भी मानवीय बर्ताव ही किया जाएगा। क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिनसे मतलब आकस्मिक रूप से किसी का मर्डर हो जाता है, वो चाहते नहीं है ना, गैर इरादतन हत्या का मामला भी लगता है, लेकिन सजा तो उन्हें होगी ही ना। तो इसलिए बोला जाता है कि कैदियों के साथ भी आप मानवीय बर्ताव ही करें। इत्यादि को अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित करके पढ़ा जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 अधिकार ऐसे हैं जो आपातकाल में भी लागू रहते हैं। कौन से अधिकार? एक तो अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का अधिकार और एक जीवन जीने का अधिकार। जब आपातकाल लग जाता है हमारे देश में, इन अधिकारों को तभी निरस्त नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब अनुच्छेद 22 पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है गिरफ्तारी और निरुद्ध से संरक्षण। अब गिरफ्तारी तो आप सबको पता है कि जेल में पकड़ के ले जाना गिरफ्तारी होती है। अब निरुद्ध क्या होता है? निरुद्ध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 में कहा गया है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं निरुद्ध क्या होता है। देखो, एक गिरफ्तारी करने से पूर्व गिरफ्तारी का कारण बताया जाए कि हमें पुलिस मान लो गिरफ्तार करने आ गई तो हमें ऐसे ही नहीं लेके जा सकती। ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें गिरफ्तार करने से पूर्व हमें बताया जाए कि हमें किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद रिश्तेदार और वकील से मिलने का मौका दिया जाए। जैसे ही हमारी गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमें घर में से यूं ही उठा के ले गए, हमें हमारे रिश्तेदारों से और हमारे वकील से मिलने का मौलिक अधिकार हमारे पास है। ठीक है, और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया चाहिए। दोस्तों एक कानून होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ठीक है, ये तीनों ही अधिकार दो लोगों पे को प्राप्त नहीं होते हैं। नॉर्मल लोगों को तो ये तीनों अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन दो तरह के लोगों को ये प्राप्त नहीं होते। कौन सो को? एक तो राजद्रोह की गतिविधियों में शामिल आतंकियों को, जो आतंकवादी होते हैं और देश के खिलाफ कुछ करते हैं, तो उनको नहीं मिलेंगे। और दूसरा है निरुद्ध के तहत नज़रबंद किए गए लोगों का। आपने बहुतों बार सुना होगा इस नेता को नज़रबंद कर दिया उसको, जैसे कि अभी कश्मीरी नेता थे, कश्मीर के पूर्व CM भी थे, वो उनको नज़रबंद कर दिया गया था। कब? जब 370 हटाई गई थी। तो ये नज़रबंद क्यों किया जाता है ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखो नज़रबंदी क्या होता है, निरुद्ध क्या होता है। गिरफ्तारी तो अपराध होने के बाद की जाती है, वहीं नज़रबंदी या फिर निरुद्ध होने वाले अपराध की आशंका को आधार मानते हुए की जाती है, ताकि होने वाले अपराध को रोका जा सके और शांति में सुरक्षा निश्चित की राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा निश्चित की जा सके। दोस्तों गिरफ्तारी और निरुद्ध में फ़र्क क्या होता है? गिरफ्तार तो हमें कब करेंगे? जब हमने कोई अपराध कर दिया, अपराध हो गया, अब उस अपराध की तहकीकात करते हुए अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन निरुद्ध क्या होता है? कोई भी अपराध करने से पहले ही अगर हमें शक हो कि जैसे ये आदमी है और ये अब निम्न तरह का अपराध कर सकता, नहीं होता कि जैसे राहुल गांधी को गुजरात जाने से रोका, ऐसे नहीं होता, तो वो निरुद्ध के तहत ही किया जाता है दोस्तों। कि मतलब सरकार को ये आशंका होती है कि ये व्यक्ति अब उस जगह जाके देशद्रोही कुछ कार्रवाई कर सकता है या फिर दंगे भड़का सकता है या फिर
ऐसा कोई भाषण दे सकता है जहाँ जिससे वहाँ दंगे वंगे हो जाए, तो उनको क्या कर दिया जाता है, निरुद्ध कर दिया जाता है। यही तो बात थी दोस्तों कि 370 जब हटाई गई थी तो जम्मू कश्मीर के जो भी प्रमुख नेता थे जिनकी बात जम्मू कश्मीरी जनता सुनती थी, उन सबको लगभग 6 माह तक नज़रबंद कर दिया गया था, है ना। क्यों कर दिया गया था? उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया था, तो उन्होंने क्या किया था, उन सरकार को यह आशंका थी कि अब ये जनता को भड़काएंगे या फिर ऐसे भाषण देंगे जिससे हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में दंगे होने लग जाएं और परिस्थितियां हमारे वश से बाहर हो जाएं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले नज़रबंद किया जाता है। गिरफ्तारी होती है अपराध के बाद और नज़रबंद होता है अपराध। भारत में नज़रबंदी की अधिकतम सीमा कितनी है? 3 माह है। यद्यपि इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, जिसके लिए संबंधित हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की पैनल की अनुशंसा अनिवार्य है। ठीक है, वैसे तो 3 महीने तक कर सकते हैं, लेकिन सरकार चाहे तो न्यायाधीशों की अनुमति से इसे और भी बढ़ा सकती है। वस्तुतः गिरफ्तारी का उद्देश्य दंड देना होता है, वहीं निरुद्ध का उद्देश्य होने वाले अपराधों को रोकना होता है। गिरफ्तारी तो किस लिए होती है कि तुमने अपराध कर दिया, उस अपराध की तुम्हें सजा मिलेगी, इसलिए हमें गिरफ्तार करते हैं। लेकिन निरुद्ध का उद्देश्य क्या होता है, नज़रबंद का होता है कि अपराध करने से रोकना। ठीक है, एक न्याय की स्थापना करता है, एक तो न्याय की स्थापना करता है और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा को निश्चित करता है। देखो, गिरफ्तारी तो क्या हो रही है, न्याय की स्थापना कर रही है कि अगर तुमने किसी के साथ गलत किया है तो तुम्हें दंड मिलेगा, ये तो हो गया न्याय। और दूसरा क्या है, नज़रबंद क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम जो आशंकी व्यक्ति है, जो संदेही व्यक्ति है, उसको पकड़ के नज़रबंद कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, राष्ट्र की सुरक्षा, है ना। अब संसद द्वारा समय समय पर अनेक गए हैं। अब दोस्तों कौन से कानून है जिसके तहत व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है, मतलब नज़रबंद किया जा सकता है? इसके लिए सरकार ने समय समय पर कई कानून बनाए हैं, इसमें से 4-5 कानून मेन हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखो, सबसे पहले तो निवारक निरोध अधिनियम बनाया गया था 1950 में। फिर मीसा बनाया गया था 1971 में, मेंटेनेंस एंड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, फिर बनाया गया था NSA, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे रासुका भी बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आज भी देखो रासुका लागू है दोस्तों, 1980 में यह बनाया गया था। इससे क्या होता है, हम नहीं पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग जो देश के खिलाफ, जैसे JNU में बहुत सारे छात्र पकड़े जाते हैं, वो रासुका के तहत ही अंदर किए जाते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत के देश के खिलाफ कुछ बयान दे रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं, तो उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। एक टाडा बनाया गया था 1985 में। पोटा बनाया गया था प्रोविज़न ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी, मतलब आतंकवादी गतिविधियों की रोक का अधिनियम, है ना, 2004 में। जो संजय दत्त को पकड़ा गया था दोस्तों, जब उनके घर में हथियार मिले थे, वो इसी पोटा के तहत ही पकड़ा गया था 2002 में। ठीक है, और वापा, अब तो पोटा ख़त्म हो गया है, वापा बनाया गया था 2004 में। आदि के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों का पूर्ण उपाय किया गया है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो ये था दोस्तों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। पहले 19 का अधिकार है, 19 में हमारे 5 अधिकार दिए गए हैं। फिर है हमारा 20वां अधिकार, उसमें क्या कहा गया है, एक मिनट, फिर 20वां अधिकार है, 20वें अधिकार में अपराधों के दोष सिद्धि के लिए निषेध कहा गया है। फिर 21वें में जीवन की स्वतंत्रता और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 21 कै में रखी गई है। और फिर 22वें में गिरफ्तारी और निरुद्ध से संरक्षण। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले नोटिफिकेशन की सूचना आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो जैसा भी लग रहा है, अच्छा बुरा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।